हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट पॉइंट। मैं हूं राहुल सिंह चौहान और आज मैं क्लास 12th के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग CUET 2022 के हिस्ट्री डोमेन के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि CUET के क्वेश्चंस का नेचर कैसा होता है और आपको NCERT पढ़ते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है ये भी पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप सेल्फ इवेल्युएशन भी कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेम क्वेश्चंस रिपीट होंगे, पर कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को CUET 2024 में भी देखने को मिलेगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे किसी भी तरह से तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें इसकी अपडेट आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड लेपिस लेजुली अ ब्लू स्टोन फ्रॉम। जो हड़प्पा निवासी थे उनको लपिस लेजुली कहाँ से मिलता था? नागेश्वर, सुरतुघई, बालाकोट या फिर लोथल। इसका राइट आंसर क्या है? सुरतुघई। ये साइट कहाँ है? ये साइट आपकी अफगानिस्तान में है और ये साइट एक और वजह से इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोगों को कैनाल्स के एविडेंस मिले थे, नहरों का साक्ष्य मिला था जिसका आपका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पहले तो ये समझते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या। इसको हम लोग शॉर्ट में ASI कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है आपके जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ठीक है, तो आपका सवाल पूछ रहा है कि जो पहले डायरेक्टर जनरल थे ASI के वो कौन थे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, point the evidence not considered as a proof of agricultural technology of Harappan culture। तो आपको पहले भी बताया है कि कभी नॉट आ जाए एक्सेप्ट आ जाए तो उसको पहले ध्यान दिया कीजिएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। क्या नहीं है? प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ऑफ हरप्पन कल्चर। इनमें से किससे हम लोगों को एग्रीकल्चर का एविडेंस के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। बुल बुल का टेराकोटा हम लोग का मिला था, तो इससे हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि ऑक्सीजन इस्तेमाल क्या होते थे? आपके प्लाव के लिए इस्तेमाल होते थे। टेराकोटल मॉडल्स ऑफ प्लाव, प्लाव के जो है मिट्टी के बने हुए खिलौने जैसे हम लोगों को भी चीजें मिली हैं। ये मेनली आपका कहाँ से मिला है? चोलिस्तान से मिला है और आपका बनावली से मिला है। तो इसका भी इस्तेमाल किस लिए होता था? एग्रीकल्चर के लिए होता था। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कैनाल्स। कैनाल्स जो है हम लोग को सोर्तुगाई से मिले हैं, वो अफगानिस्तान की साइट है, उसका भी इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए होता था। लेकिन जो आपका ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट है इसका कोई भी लेना देना आपका एग्रीकल्चर से नहीं है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव अनअर्थड सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इश्यूड बाय। जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको हजारों की मात्रा में कॉपर कॉइन्स मिले हैं। अब ये कॉपर कॉइन किसने इश्यू किया था? कुशान्स, रोमन्स, योधेस या फिर मौर्यास। इसका जो है राइट आंसर क्या है आपका? योधेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following rulers adopted the title देवपुत्र और सन ऑफ गॉड? अभी कुछ दिन पहले हम MCQ सीरीज में चैप्टर 2 को डिस्कस किए थे, तो उसमें भी ये सवाल आया था कि इनमें से कौन से रूलर्स अपने आप को ये टाइटल देते थे देवपुत्र वाला। तो इसका राइट आंसर क्या था? कुशाना रूलर्स। ऑप्शन नंबर डी। इनका जो टाइटल है कहीं ना कहीं चाइनीज रूलर से मैच होता है। जैसे वो अपने आप को क्या कहते थे? सन्स ऑफ हेवन कहा करते थे और ये अपने आप को क्या कह रहे हैं? सन ऑफ गॉड कह रहे हैं। नेम द चाइनीज ट्रैवलर या स्कॉलर who visited the Patliputra in 7th century common era. He found it in ruins and with small population. ये पूछ रहा है उस चाइनीज ट्रैवलर का नाम बताना है जो आपका 7th सेंचुरी कॉमन एरा में पाटलिपुत्र आए थे और वो बताते हैं कि उस समय जो है ये शहर खंडहर में बदल गया था और यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या रहती थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? जुआनजांग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। According to Manusmriti,
which among the following is not one of the means for men to acquire wealth? मनुस्मृति में दिया गया है कि कैसे जो है एक मैन या विमेन जो है वेल्थ को एक्वायर कर सकता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक सही तरीका नहीं है जो कि मनुस्मृति में नहीं दिया है। नोट यहाँ पे दिया, ध्यान दीजिएगा। कॉन्क्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, स्टीलिंग या इनहेरिटेंस। तो इसमें जो है आपका मनुस्मृति में स्टीलिंग को एक तरीका नहीं बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाय कॉन्क्वेस्ट या फिर बाय इन्वेस्टमेंट या इनहेरिटेंस से एक मैन जो है चाहे तो अपना वेल्थ एक्वायर कर सकता है, लेकिन जो है स्टीलिंग उसका जो है प्रकार नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति एंडोगेमी रिफर्स टू, एंडोगेमी क्या है, एंडोगेमी किस प्रकार का मैरिज है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका होगा विद इन द किन एंड कास्ट ग्रुप। एंडोगेमी ऐसा टाइप ऑफ मैरिज है जिसमें आपका शादी जो है सेम किन ग्रुप, सेम कास्ट ग्रुप या सेम लोकेलिटी में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एंडोगेमी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्ट्रेटेजीज एडॉप्टेड बाय ब्राह्मण्स टू एनफोर्स द नॉर्म ऑफ राइट ऑक्यूपेशन। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आपको चारों ऑप्शन पता हो, क्योंकि इनमें से कोई दो ही सही है। तो अब जब आप चारों नहीं जानेंगे तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एकदम रीड करें, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ब्राह्मण्स ने इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाया था ताकि यहाँ पे बताया जा सके कि आपका राइट ऑक्यूपेशन क्या है, जो चार वर्ण थे उन लोगों को। पहला है, दे asserted through hymns in ऋग्वेद that वर्ण was of divine origin। वो कह रहे थे कि जो वर्ण है ये आपका डिवाइन ओरिजिन है, दैवी उत्पत्ति है। तो पहला ये ऑप्शन है। दूसरा, दे एडवाइज किंग्स टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स। वो किंग्स को कहा करते थे कि आप ये ध्यान दीजिए कि आपके किंगडम में जो आपका राइट ऑक्यूपेशन वाला सिस्टम है ये सही से चल रहा है। तीसरा, दे अटेम्प्टेड टू परsuade पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय देयर मेरिट। और चौथा ऑप्शन है, दे नेवर अटेम्प्टेड टू एनफोर्स एनीथिंग, इट वाज जस्ट द पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशन। तो अगर आप चैप्टर 3 पढ़े होंगे तो उसमें इसके बारे में बताया गया है कि पहली बात तो बताया जाता था कि जो वर्ण सिस्टम है ये आपका दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत पे बेस्ड है, मतलब ये सब डिवाइन ओरिजिन है, इसमें जो है क्वेश्चन करने का कोई जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर बी भी इसमें सही है, क्योंकि वो लोग किंग्स से ये कहा करते थे कि आप एश्योर कीजिए कि आपके जो साम्राज्य है उसमें इस नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। तो दो ही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, तो आपका क्या है, 4। आपका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखिए डिटरमाइंड बाय मेरिट कभी नहीं होता था, मेरिट के बजाय क्या था यहाँ पर, बर्थ था, ठीक है। और दूसरी बात, ये नेवर अटेम्प्टेड की जगह हमेशा रहेगा कि वो अटेम्प्ट करते थे कि इस चीज को एनफोर्स किया जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who among the following visited Amravati and collected several sculpture panels and took them to मद्रास? इनमें से कौन जो है अमरावती गया था और वहां के स्तूप से जो है कई सारे स्कल्पचर को मद्रास लेकर गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, वाल्टर एलियट, ऑप्शन नंबर सी। और बाद में उन्हीं के नाम पर इसको क्या नाम दिया गया, आपका एलियट मार्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैच करना है कि ये जो सांची स्कल्पचर में जो भी ये सारे सिंबल्स दिखाए हैं उसका वास्तविक मीनिंग क्या है। एम्प्टी सीट, व्हील, शालभंजिका, एलिफेंट्स। तो एम्प्टी सीट उस वक्त क्या रिफर करता था ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो एम्प्टी सीट आपका रेफर करता था मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। तो ए का 4, देखिए ए का 4 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही में है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। व्हील क्या सिग्निफाई करता था, व्हील सिग्निफाई करता था फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा। और ये कहाँ पर दिए थे, ये दिए थे आपका सारनाथ में दिए थे अपना पहला उपदेश। तीसरा ऑप्शन क्या है, शाल भंजिका। शाल भंजिका आपका रेफर करता है ऑस्पिशियस सिंबल को, ठीक है। और एलिफेंट्स रेफर करता था स्ट्रेंथ एंड विजडम को। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द सांची स्तूप कॉम्प्लेक्स हैड सर्वाइव्ड ड्यू टू, जो सांची स्तूप का कॉम्प्लेक्स तो किनके एफर्ट से सर्वाइव किया गया है,
क्या उसके पीछे सर्वाइवल के पीछे रीजन रहा है, ये हम लोगों को चूज करना है। इसमें देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ठीक है। तो आपको सारे ऑप्शंस पता होना पड़ेगा, इसीलिए आप मस्ट है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें अगर आपको सीयूटी में एक अच्छा स्कोर लेकर आना है। पहला ऑप्शन क्या है, द डिसीजंस ऑफ शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम। बिल्कुल ये बात तो सही है कि सांची स्तूप के कॉम्प्लेक्स के सर्वाइवल में सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम का बहुत बड़ा रोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन, द गुड लक इन एस्केपिंग द आइज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिल्डर्स। हाँ ये भी ऑप्शन सही है कि जो सांची स्तूप का जो कॉम्प्लेक्स है उस पे जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे और जो बिल्डर्स थे उनकी नजर नहीं पड़ी थी। तो ए और बी ऑप्शन तो सही है। और देखा जाए, द गुड लक इन एस्केपिंग द आई ऑफ दोज लुकिंग फॉर फाइंड्स टू कैरी अवे द म्यूजियम्स ऑफ यूरोप। उस समय हम लोग जब चैप्टर पढ़े थे तो देखे थे कि जो यहाँ के कई सारे स्कल्पचर है जो यूनिक लगते थे वो उसको कहाँ लेके चले जाते थे, यूरोप में, और वहाँ के म्यूजियम्स में इसको रख देते थे। तो ये सांची स्तूप लकी था कि वो इस चीज से भी बच गया था। तो ए, बी और सी तो सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, द स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंजर्व द स्तूप। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कोई खास स्टेप नहीं ली थी आपका जो है स्तूप के कंजर्वेशन में, वो तो चाहती थी कि वहां का गेटवे जो है लेकर वो म्यूजियम में ले जाके रखे। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा। द स्टेप्स टेकन टू डिमार्केट इट एज ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, ए, बी और सी। देखिए ए, बी और सी किसमें है, ये 4 नंबर में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following has written in detail about the unique communication or about the postal system of Delhi Sultanate? अगर आप ध्यान दें तो ये कैसा है, ये सोर्स से लिया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से, इन ट्रेवलर्स में से कौन जो है दिल्ली सल्तनत के पोस्टल सिस्टम के बारे में एक हम लोगों को डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी। वो बताते हैं ना पैदल सैनिक, पैदल जो है पोस्टमैन होते थे, फिर घोड़ा से दावा उलूक, वो चीजों को आपको रिमाइंड करके इसका आंसर टिक करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर भी मैच करना है, टाइटल्स को मैच करना है सूफी शेख से। मतलब ये टाइटल किन सूफी शेख का था, ये भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन से क्वेश्चन लिया गया है आपका। तो पहला जो है आपका क्वेश्चन ऑप्शन है सुल्तान उल मसैक। ये टाइटल किनका था, ये टाइटल आपका था, ये टाइटल आपका था निजामुद्दीन औलिया का। गरीब नवाज, ये टाइटल आपका था ख्वाजा मोइनुद्दीन का। गंज शकर, ये टाइटल किसका था, ये आपका था शेख फरीदुद्दीन का। और चिराग ए दिल्ली, ये आपका टाइटल था शेख नसरुद्दीन का। तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए 3124। 3124 किसमें, 3124। हाँ तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंडाल, ए वुमेन अलवर सॉ हरसेल्फ एज बिलव्ड ऑफ। जो अंडाल थी ये फेमस भक्ति, मतलब कि आपकी सेंट थी, विमेन सेंट थी। तो ये अपने आप को किनके लवर के तौर पे देखती थी, ये एक अलवर सेंट थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अपने आप को, आप जानते हैं अलवर किनके फॉलोअर होते हैं, विष्णु के फॉलोअर होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विष्णु, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आपको मैच करना है ये टर्म और उनका मीनिंग क्या है, जैसे शहादा, सलात, स्वाम और जकात। ठीक है, शहादा किसको कहा जाता था, ये प्रोफेट मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ठीक है, ये जब हम लोग 5 पिलर्स ऑफ इस्लामिक फेथ पढ़ते हैं तब वहां पर ये दिया हुआ है। शहादा क्या था, प्रोफेट मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा क्या है, सलात, इसका क्या मीनिंग था आपका, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौम क्या था, ये आपका था फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। और जक़ात ये है आपका गिविंग आल्म्स। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 2413, 2413, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ट्रेवलर्स का नाम दिया है
और ये जो है किस देश के थे, तो ये लोग कहाँ आए हुए थे, आपका विजयनगर किंगडम में आए हुए ट्रेवलर्स का नाम है, और वो किस देश से आए थे ये आपको मैच करना है। डोमिंगो पायस, ओके ऑप्शन पूरा दिख नहीं रहा है, हाँ डोमिंगो पायस, ये आपका आए थे पुर्तगाल से, ठीक है। अब्दुल रजाक समरकंदी, ये आपके कहाँ से थे, ये आपके थे पर्सिया से। अफनासी निकितिन, ये आपके आए थे रशिया से, और निकोलो दी कॉन्टी ये आपके बिलोंग करते थे इटली को। तो इसका राइट आंसर होगा 4312, 4312, ऑप्शन नंबर 4 आपका डी जो है आपका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरविडू, सोलूस, तुलूस, संगम। ये पहले जान लीजिए ये डायनेस्टी क्या है, ये सारी डायनेस्टी कहाँ रूल की थी, विजय नगर एम्पायर में, ठीक है। तो यहाँ आपको ये क्या नाम है बताना है कि कौन पहले रूल किया है, फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी यहाँ पे रूल की थी वो कौन सी थी, संगम डायनेस्टी थी। उसके बाद सलूस थे, फिर तुलूस थे, और उसके बाद क्या था, अरविडू था। तो पहले आपका ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 3 में दिया हुआ है, फिर इसके बाद संगम के बाद सुलू, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, संगम, सलूस, तलूस, और इसके बाद क्या होगा, अरिविडू, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी है आपका वहां पे जो डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में रूल की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक was greatly impressed by the unique features of Vijayanagar's fortification. Choose the features of Vijayanagar fort. और फिर क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो देखना है। पहले तो ये जानते हैं कि अब्दुल रज्जाक अभी डिस्कस किए कहाँ से आए थे आपके, ये आपके आए थे पर्सिया से, ठीक है। तो वो यहाँ के विजयनगर के फोर्टिफिकेशन के बारे में हम लोगों को कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो ये पता करना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है 8 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे 8 लाइन्स नहीं थे बल्कि कितने थे, 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन थे। नो मोटर वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ये ऑप्शन आपका सही है, किसी भी कोई भी जगह आपको मोटर का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता है। द स्टोन ब्लॉक्स वेयर वेस्ट शेप, ये भी ऑप्शन आपका सही है। सर्कुलर बेस्टियंस एंड पिरामिड्स वेयर देयर इन फोर्ट्स, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि वहां पे सर्कुलर बेस्टियंस नहीं थे, बल्कि ये कैसे थे आपका, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर थे, तो ऑप्शन गलत हो गया। द फोर्टिफिकेशन डिड नॉट एनक्लोज एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल आपके एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट को भी फोर्टिफाई करके रखते थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी एंड सी ओनली, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोस्ट पीजेंट्स ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया प्रोड्यूस्ड ए मिनिमम क्रॉप्स, ठीक है। जो मुगल इंडिया में जो पीजेंट्स थे, एक साल में मान लीजिए आपका कितना फसल वो लोग मिनिमम उगाते थे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा 2 तरीके के क्रॉप, मींस ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज ऑफ मुगल्स अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, तो ये बताना है कि पहले कौन मुगल कैपिटल था और बाद में कौन मुगल कैपिटल बना। फतेहपुर सिकरी, शाहजहानाबाद, आगरा, लाहौर। तो जब आपका होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर 1526, ये किसके बीच लड़ा गया था, आपका लड़ा गया था ये बाबर और इब्राहिम लोदी। तो जब इब्राहिम लोदी शासन कर रहे थे, उसके पहले जो है सिकंदर लोदी थे, तो वो आगरा शहर की नींव रखे थे और आगरा को कैपिटल बनाए थे। तो बाबर भी जब आते हैं तो उनका पहला कैपिटल क्या होता है, आगरा। तो 1 देखिए सी पहले किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पहले आपका कैपिटल था लाहौर, आगरा, इसके बाद आपका बनता है फतेहपुर सिकरी, इसके बाद आपका बनता है लाहौर, और आखिरी में शाहजहानाबाद, ठीक है, सी, ए, डी, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच करना है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। यहाँ पे आपको किताबों के नाम दिए हैं, बुक्स के नाम, और यहाँ पे आपका क्या है, ऑथर के नाम दिया है कि ये बुक किसने लिखा है। तो पहला बुक है आपका अकबरनामा, इसको तो हर कोई जानता है कि अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने। ए का 2 हो रहा है, ठीक है। तो ए का 2 किसमें देख लीजिए, एक ही ऑप्शन में बहुत सिंपली मैच हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर भी बाकी ऑप्शन देखते हैं। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने। हुमायूं नामा किसने लिखा है, ये लिखा है आपका गुलबदन बेगम ने।
बादशाह नामा, बादशाह नामा किसने लिखा है? ये आपका लिखा है अब्दुल हामिद लाहौरी ने, और आलमगीर नामा लिखा है मोहम्मद काजिम ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who of the following मुगल क्वींस एंड प्रिंसेस कंट्रोल फाइनेंशियल रिसोर्सेज? इनमें से कौन सी जो मुगल क्वीन या प्रिंसेस है उनको जो है फाइनेंशियल रिसोर्स का एक्सेस था, मतलब उस पे उनका हक था, कंट्रोल करती थी? नूरजहां, जहां आरा, रोशन आरा, नादिरा और रजिया। तो पहली बात ये जानिए, जो रजिया है ये आपकी मुगल क्वीन या प्रिंसेस नहीं थी, ये बल्कि किससे बिलोंग करती हैं? दिल्ली सल्तनत से। तो ई ऑप्शन जहां होगा वो ऑप्शन पहले ही कट गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं, नूरजहां, जहानारा, रोशनारा। तो यही मेन आपकी लेडी थी जो है मुगल क्वीन और प्रिंसेस थी, जो आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या राइट आंसर होगा? ए होगा। ठीक है, चलते हैं अब आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। द बाजार ऑफ चांदनी चौक, द थ्रोविंग सेंटर ऑफ शाहजहानाबाद वाज डिजाइंड बाई। जो आप लोग फेमस सुने होंगे चांदनी चौक, ये जो है आपका दिल्ली में मार्केट है, मतलब इसको डिजाइन किसने किया है? गुलबदन बेगम, जोधाबाई, जहानारा या फिर नूरजहां में नूरजहां ने? तो इसका राइट आंसर क्या है? जहानारा। ये आपका जो सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर है वहां पर ये क्वेश्चन है। अकबरनामा was translated into इंग्लिश बाय, जो अकबरनामा है उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका है हेनरी बेवरिज ने, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लखनऊ was represented by whom after the death of नवाब वाजिद अली शाह? जब नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु हो जाती है तो लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्रिजिस कादिर। आपका जो है रेबल्स एंड द राज चैप्टर में बताया है कि 1856 में जो लखनऊ अवध था, ठीक है, अवध जिसको कहते हैं, उसको जो है ऑन द प्रैक्टिस ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन, जो नवाब वाजिद अली शाह है उनको जो है उनके गद्दी से हटा दिया जाता है। तब वहां पे जो है आपका जो शासन कार्यभार देखते हैं कौन देखते हैं? ब्रिटिश कादिर देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब वाजिद अली शाह को अपने क्या नाम है पद से हटा दिया गया था, तो एक फोक सॉन्ग है जो आपका उस वक्त चल रहा था काफी, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लाए लिन्हो, इट मीन्स द ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टूक द कंट्री। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो मुल्क है ये किसको कहा जा रहा है? तो अभी आपको जैसे बताया कि वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था, तब जो है आपका फोक सॉन्ग गाया जा रहा था। तो वाजिद अली शाह कहाँ से कनेक्टेड है? अवध से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेंकोइस सिस्टीन इज इम्पोर्टेंट। ये इनका एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये देखिए, ये भी आपका सोर्स से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रेबल्स एंड द राज चैप्टर में जो सोर्स नंबर 2 है, सिस्टेन एंड द तहसीलदार, वहां से लिया गया है कि जो फ्रेंकोइस सिस्टम था इनका जो है एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज ऑफ रिवोल्ट एंड म्यूटिनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रिटिश ऑफिशियल हु एस्टिमेटेड दैट 3/4 of the adult male population was in rebellion in 1857। इनमें से कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने एस्टिमेट किया था कि 3/4 जो पॉपुलेशन है, एडल्ट मेल पॉपुलेशन है, वो रिबेलियन ऑफ 1857 में संलग्न है, मतलब इंडल्ग्ड है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? फोर्सिथ, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला क्वेश्चन। द फेमस पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ celebrates the British saviors and shows Indian rebels in poor light. Who is the painter? जो आपका रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग है इसको किसने पेंट किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? थॉमस जोन्स बार्कर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statements is या और करेक्ट अबाउट सब्सिडरी अलायंस? इसमें हम लोगों को सब्सिडरी अलायंस से जुड़ा हुआ जो सही स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है।
इट वॉज डिवाइस्ड बाय लॉर्ड डलहौसी इन द ईयर 1798। यहाँ पर आपका पहला ही स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ये बात तो सही है कि इसको 1798 में लाया गया था, लेकिन ये लॉर्ड डलहौसी नहीं थे, बल्कि ये कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो जहां जहां ए ऑप्शन आ गया पहले तो वो ऑप्शन काट दीजिए। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 2 आंसर नहीं होगा। अब अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। The British would be responsible for protecting their ally from external and internal threats। ये ऑप्शन सही है। इसमें यही प्रोविजन था कि आपका अगर कोई भी बाहरी या अंदर से जो है आपकी सत्ता पे अगर खतरा होता है तो हम लोग आपके जो साम्राज्य है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इन द टेरिटरी ऑफ द अलाई अ ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरी वाज टू बी स्टेशन। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी की बात नहीं हुई थी, बल्कि किसकी बात हुई थी? एक रेसिडेंट रखने की बात हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जहां होगा वो भी गलत हो गया, तो आपका ये गलत हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी एंड डी ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी एंड डी। ठीक है। जो ई ऑप्शन कह रहा है द एलाई कुड एंटर इनटू वॉर विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश, ये विदाउट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको कहीं आपको किसी से वॉर करनी है, ट्रीटी करनी है, तो आपको ब्रिटिशर से क्या लेना पड़ेगा? इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है जो भी इवेंट यहाँ पे घटित हुए हैं। तो पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। ये कब का बात है? ये है आपका बात 1853 का। लॉटरी कमेटी का गठन हुआ था इन द ईयर 1817। फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस, जो आपका फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस हुआ था, पहले इसको समझते हैं। देखिए 1872 में जब आपके यहाँ पे लॉर्ड मेयो जो है वाइसरॉय थे, तब एक आपका फर्स्ट सेंसस हुआ था। और इसके बाद जो है फ्रॉम 1881 जो है रेगुलर सेंसस आपका हो रहा है हर 10 साल पे। ठीक है। तो ये आपका इसी समय पे हुआ। फर्स्ट ब्रिटिश सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट इन मद्रास। मद्रास में इन लोगों ने अपना ट्रेडिंग पोस्ट स्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1639। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, इसका अनाउंसमेंट हुआ था इन द ईयर 1911 और इसके ऊपर वर्क किया गया था इन द ईयर 1912। तो इसमें से सबसे पहला जो इंसिडेंट घटा है वो आप देख रहे हैं कि ये है ब्रिटिश सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन मद्रास। तो डी जहां पहले होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पहले डी है, फिर इसके बाद आपका लॉटरी कमिटी आ रहा है, इसके बाद आपका स्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे आ रहा है, इसके बाद आपका आ रहा है फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस, और आखिरी में क्या आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 433। Which of the following factors made गांधी जी a people's leader? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है फैक्टर गांधी जी को जनता के एक लीडर के तौर पे बना दिया था? He lived like them, he spoke their language, he wore simple dhoti, he spent each day working on चरखा, he did not do manual labor। तो इसमें आपका जो है ए, बी, सी और ये डी, ये चारों ऑप्शन क्या है आपका? सही है। वो मैनुअल लेबर भी करते थे, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत था। और इन्हीं सब एक्टिविटीज के वजह से जो गांधी जी है लोगों के बीच में फेमस हुए थे। तो इसका राइट आंसर ए, बी, सी एंड डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाउ डिड गांधी जी ब्रोडेन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म? जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म का बेस है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया गांधी जी ने? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। New branches of Congress were set up in various parts of India. A series of Praja Mandals were established to promote nationalist creed in the princely states. Gandhiji encouraged communication of nationalist message in mother tongue. Gandhiji was not able to gather support of Indian entrepreneurs and industrialists। ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि उनको इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का भी सपोर्ट था। बाकी ये सारे ऑप्शन सही हैं, ए, बी और सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी ओनली। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। यहाँ पे भी आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा इंसिडेंट किस ईयर में हो रहा है। तो बेटा जितना भी डेट आए उसको आप लोग ध्यान से जो है याद करते जाइएगा। लाहौर सेशन एंड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, ये आपका हुआ था इन द ईयर 1929। ठीक है।
On 26 January, Gandhi ji promoted to celebrate Independence Day in a traditional way. The Salt March begins. ये आपका शुरू हुआ था in the year 1930. आपका साल्ट वॉज मेड बाय गांधी जी एंड साल्ट लॉ वॉज ब्रोकन. ये इवेंट जो है इसके बाद होता है. गांधी इरविन पैक्ट साइंड. ये आपका हुआ था इन द ईयर 1931. तो यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए? पहले आपका ए आना चाहिए, लाहौर सेशन एंड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, क्योंकि बाकी जो भी इवेंट हुए हैं इसके बाद के हैं. तो ए पहले किस में आ रहा है? देखिए यहीं पे मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका सी राइट आंसर होगा. ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपका हुआ लाहौर सेशन. उसके बाद गांधी जी ने जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक ट्रेडिशनल वे में एक लोगों से आह्वान कहा किया. इसके बाद आपका साल्ट मार्च शुरू होता है. साल्ट बना के जो है आपका गांधी जी जो है कानून तोड़ते हैं, और इसके बाद में आपका साइन क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट. तो ये इसका राइट आंसर होगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन ऑर्डर टू देयर ऑकरेंस. देखिए यहाँ पे भी ईयर इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. आपका खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह. इसमें से सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था. इसके बाद आपका क्या होता है? खेड़ा सत्याग्रह होता है. इसके बाद क्या होता है? बारदौली सत्याग्रह होता है. नहीं नहीं सॉरी, इसके बाद आपका रॉलेट एक्ट होता है इन द ईयर 1919 होता है ये. फिर आता है आपका बारडोली सत्याग्रह, और आखिरी में क्या होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट. तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपका ई आना चाहिए. दो में ई आ रहा है, ई के बाद ए आना चाहिए. ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. मैच करना है. आपके यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज के नाम दिए हैं और किससे कनेक्टेड है ये आपको मैच करना है. शौकत अली. देखिए शौकत अली और मोहम्मद अली का आपका किससे कनेक्शन था? ये आपका खिलाफत मूवमेंट से कनेक्शन था. कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये आपकी जुड़ी हुई थी साल्ट सत्याग्रह से. इन्होंने गांधी जी से आग्रह किया था कि ये जो मूवमेंट है आपका, ये सिर्फ जो है मेन मतलब आदमियों तक ही सीमित न रहे, इसमें औरतों को भी भाग लेने का मौका मिले. और इनको बाद में अरेस्ट भी किया गया था साल्ट और लिकर लॉ ब्रेक करने के लिए. ठीक है. जयप्रकाश नारायण, इनका जो है आपका संबंध है सोशलिस्ट मेंबर ऑफ कांग्रेस. ये सोशलिस्ट मेंबर थे कांग्रेस के. और एनी बेसेंट ये जुड़ी हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से. इसका राइट आंसर आपका 4 1 2 3 होता है. 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. Mahatma Gandhi tried to obtain for the peasants security of tenure and freedom to cultivate the crops of their choice in which of the following movement. ये सारे मूवमेंट जो है किन्होंने लीड किया? महात्मा गांधी ने लीड किया. उसमें पूछा जा रहा है कि उसमें से किसमें इन्होंने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर पीजेंट के लिए और अपने मर्जी का फसल उगाने का हक पाया था किसानों के लिए. तो ये आपका जुड़ा हुआ है चंपारण सत्याग्रह से इन द ईयर जो 1917 में हुआ था बिहार में. इसमें क्या था कि आपको पहले जो नील की खेती जो है आपको करनी पड़ती थी किसानों लोगों को, नहीं चाहते हुए भी. तो बाद में वही मूवमेंट होता है तो गांधी जी आके जो है इस क्या नाम है ये राइट जो है किसानों को वहां पर दिलाते हैं. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग हु ड्राफ्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज. पाकिस्तान रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले पर्सनालिटी का आपका क्या नाम था? सिकंदर हयात खान. ऑप्शन नंबर सी. Amidst all the turmoil of the partition, one man's valiant efforts to restore communal harmony bore fruit. Who is being discussed in their lines? Choose the correct option. जब आपका पार्टीशन हो जाता है इन द ईयर 1947, तो आपका जो पाकिस्तान और पंजाब वाला प्रोविंस है नॉर्थ वेस्ट में, और इधर आपका जो बांग्लादेश और क्या नाम है वेस्ट बंगाल वाला इलाका है, वहां पे बहुत ज्यादा आपको कम्युनल राइट्स देखने को मिलता है. लेकिन इनमें से किनका एफर्ट था जिन्होंने इसमें भी शांति कायम करने की पूरी कोशिश की थी? तो यहाँ हम लोग रेफर कर रहे हैं महात्मा गांधी को. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. अब आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें आपको पैसेज पढ़कर जो है आपको आंसर करना पड़ेगा. लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि सारे जो है क्वेश्चंस के जवाब आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे. जैसे पहला सवाल यहाँ पूछा गया है, नेम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट.
परमानेंट सेटलमेंट ये आपका एक तरीके का जो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जो इंट्रोड्यूस की गई थी इन द ईयर 1793। और इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आप पैसेज को ध्यान से देखें तो कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है। इसके लिए ये मत समझिएगा कि सारा जो है पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन है आप पैसेज पढ़ के आंसर कर लेंगे ना। इसके लिए आपको पूरे चैप्टर के एज ए होल और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी देखिए सेम पैसेज है, उसी पैसेज पे जो है बेस बना के क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि व्हाट वेर द ऑफिसर्स ट्राइंग टू शो थ्रू द फिगर्स। यहाँ पे देखिए आपका फिगर्स दिया गया है, कितना अमाउंट का परचेज है, किस ईयर की क्या चीज है, तो इससे क्या शो करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ऑफिशियल्स। मेल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन एंड मिसरूल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ड्रॉबैक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, इनएफिशिएंसी इन रेवेन्यू कलेक्शन, कोलैप्स ऑफ द ट्रेडिशनल जमींदारी पावर। इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका, वन, ए एंड डी ओनली। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। यही पैसेज से फिर पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन बंगाल। देखिए द परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1798। अभी आपको बोले थे ये कब हुआ था? 1793 थी। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये जहां भी होगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम जमींदार वाज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। ये स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑन द बिहाफ जो है वो टैक्स कलेक्शन का काम करता था, ठीक है। ड्यू टू हाई इनिशियल डिमांड्स जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। ये ऑप्शन भी आपका सही है, बी एंड सी इसमें सही है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में जो टैक्स जो है फिक्स कर दिया जाता था, तो कोशिश किया जाता था कि मैक्सिमम फिक्स किया जाए, ठीक है। तो बी एंड सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मीनिंग ऑफ जुम्मा इज। यहाँ पे अगर आप देखिए तो जुम्मा दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जुम्मा और असेसमेंट ऑफ सिक्का रुपीज। तो असेसमेंट यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया है, 3 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जुम्मा का मीनिंग क्या है? ऑफिशियल असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ रिपोर्ट से क्वेश्चन है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इश्यूड ए डिक्री दैट प्रॉपर्टी ऑफ वुड बी नॉट टेकन ओवर इवन इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसका आंसर भी आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। ये जो है आपका द फिफ्थ रिपोर्ट जो सब हेडिंग है उसके पहले द जमींदार रजिस्ट है, उसमें ये चीज बताया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मान लीजिए अगर कोई जो है अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाता है, तो वो विमेन, औरतों के नाम पे जो प्रॉपर्टी होती थी उसको वो टेक ओवर नहीं करती थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये आपका आ गया है दूसरा सोर्स, ठीक है। इसमें आपका सोर्स दिया गया है आपका, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट यहाँ पर है, गोविंद वल्लभ पंत जी ने क्या कहा है उसके ऊपर है। ये आपका लास्ट चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वहां से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच मिनिस्टर फ्रॉम मद्रास मेड ए पावरफुल प्ली फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन है इसको कंटिन्यू रखने के लिए मद्रास के कौन से मिनिस्टर जो है चाह रहे थे। इसका राइट आंसर क्या है? बी पोकर बहादुर। और यही चीज गोविंद वल्लभ पंत नहीं चाहते थे। यहाँ पे क्या लिखा है? आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी सुसाइडल टू माइनॉरिटीज, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेकिन राइट आंसर क्या है? बी पोकर बहादुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स was a poison that has entered the body politic of our country was declared by। ये स्टेटमेंट इनमें से किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिंस दे आइसोलेटेड द माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेजोरिटी इज स्टेटेड बाय। ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बेगम अजीजाद रसौल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
देखिए सारे स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चीजें पढ़ी होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट है? देयर इज द अनहोलसम एंड टू सम एक्सटेंट डिग्रेडिंग हैबिट ऑफ थिंकिंग चेंज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज एंड नेवर इन टर्म्स ऑफ सिटीजन्स वाज स्टेटेड बाय। ये स्टेटमेंट आपका दिया गया था गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। द रियल माइनॉरिटीज वेयर द पुअर एंड डेमोन्ट्रोडेन, ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था? तो इसका राइट आंसर है एनजी रंगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो देखिए सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा मत समझिए कि आप सिर्फ सोर्स पढ़ेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा ना, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ी होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में ये सेकंड वाले में तो हमको एक भी क्वेश्चन इस सोर्स से मिला ही नहीं। सारे जो है आपके क्या नाम है क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। किसके इर्द गिर्द? सेपरेट इलेक्टोरेट के इर्द गिर्द। ठीक है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट आपका इसमें दिया हुआ नहीं था। तो समझ लीजिए कि आप लोगों को तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि सीयूईटी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। आपको अपना खुद का भी प्रिपरेशन पता चल गया होगा कि कितना आपको आ रहा है। तो चलिए आगे कमिंग संडे को जो है एक हम पहला जो है आपका मॉक टेस्ट फुल लेंथ लेके आएंगे हिस्ट्री का। तो उसको जरूर आप लोग अटेंड करें, है ना। और आने वाले कुछ ही दिनों में हम जो है आपका जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसमें चैप्टर 3 का एमसीक्यू भी आपका लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।